एक धंधा चोपड़ा पधार रहे। दोस्तों, आप लोगों को ये मालूम हो कि मैं कौन हूं और किस रोल में आया हूं? कसम भोलेनाथ की, आप लोग मेरा परिचय लीजिए। दोस्तों, यह डिस्ट्रिक्ट रुस्तमगढ़ है, यानी कि जिला रुस्तमगढ़ है, और मैं इस रुस्तमगढ़ जिले का माना जाना धनवान आदमियों से सबसे बड़ा धनवान आदमी है। मेरा शुभ नाम धनराज चोपड़ा है, नाम मेरा धनराज चोपड़ा है, नाम मेरा। मकसद अपना बतलाऊंगा है, आज जमाना पैसे का महल बनाऊंगा। दोस्तों, इस रुस्तमगढ़ जिले का मैं बेताज बादशाह बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इस रुस्तमगढ़ जिले के जितने भी धनवान आदमी हैं, यानी दौलतमंद आदमी हैं, वो रोज सुबह शाम मेरी हवेली में आकर के मेरे चरणों में अपना माथा टेके है। साला, मैं धनवान आदमी बनने के लिए 2 नंबर का काम करवाता हूँ, जैसे गांजा, अफीम, कोकीन, चरस, हीरोइन, इन सब की तस्करियां करवाता हूँ। दोस्तों, यही तक नहीं, बल्कि मैं अपने देश की जंगल की लकड़ियों को कटवाकर रातों रात विदेश सप्लाई करता हूँ। और मैं धनवान आदमी बनने के लिए अपने इस रुस्तमगढ़ जिले के जितने भी गरीब दुखिया हैं, हरामजादे, उनके बच्चों को पकड़वा करके उनकी किडनी निकलवा करके विदेश में बेच देता हुआ। और कोई हरामजादा गरीब दुखिया मेरे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश किया तो मैंने उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए उसके हलक में दफन कर दिया। साला। दोस्तों, यही तक नहीं, धनराज चोपड़ा के पास 4 कच्ची शराब की अवैध भट्टी चलती है यार। आप लोग ठेके पे जाते हैं, 80 रुपया 85 रुपया पौवा दारू पाते हैं। आप लोग धनराज चोपड़ा की कच्ची शराब की भट्टी पे जाइए, आप लोगों को 40 रुपए पौवा दारू उपलब्ध कराई जाएगी। और अगर कोई पुलिस का लफड़ा होता है तो उसको चोपड़ा देख लेगा साला। दोस्तों, ये तो रहा मेरा परिचय। मेरे परिवार में केवल 2 सदस्य हैं। पहला मैं स्वयं से धनराज चोपड़ा हूँ, और दूसरा मेरा एक लड़का है जिसका नाम विमल चोपड़ा है। मेरा बेटा विमल इस समय शहर में पढ़ाई कर रहा है, और मैंने आज फोन करके उसको घर बुलवाया है। क्या देख रहा हो? इतनी देर हवेली में आए हो गया,
कोई नौकर साला दिखाई नहीं दे रहा। हरामजादे, कहां मर गए हो? बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर बे जय शंकर। ये बता, अभी अभी जब मैं हवेली के अंदर प्रवेश किया, हाँ तो तू साला कहाँ मर गया था? अंदर अंदर मैं घर में काम कर रहा था। हवेली के अंदर काम काज कर रहा? जी बाबू साहब। शिव प्रसाद जी सेठ जी। तुमको मालूम होना चाहिए, जी सेठ जी। आज मेरा बेटा विमल शहर से वापस घर आ रहा है। नहीं, मैंने फोन करके उसको घर बुलवाया है आज ही। और मैं चाहता हूँ जी तू चला जा रुस्तमगढ़ स्टेशन। अच्छी बात। अगर मेरा लड़का तुझको वहाँ मिल जाए तो बाइज्जत उसको लिवा के मेरे पास आ। मैं हवेली में तुम दोनों का इंतजार करूंगा। अच्छी बात है सेठ जी। जाओ कर जाइए। ये कल हमारे ऊपर एक झुआ का बोझा। ये बतावा, बोलो। हम चला चला थक गए। अब सोचा था पियास लगी है, चाय नाश्ता करा दिया, चलम नहीं चलना भाव। एक बात मेरे समझ में नहीं आती। कहो। उधर से पिताजी ने हाँ? अचानक फोन किया, अचानक फोन के हैं? कोई बात बताया भी नहीं, नहीं। और तुमको यहाँ भूख प्यास लगी है, पता नहीं गुस्से में हैं कि खुश हैं। भैया हो, पहले चलो पिताजी के पास। चल पहले मिलवे का। और क्या? अच्छा चला फिर दिन। चलो। पिताजी के जड़ों में बेटे विमल का प्रणाम। बेटे विमल, ये बताओ रास्ते में किसी तरह की तुमको कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हुई? बोलो। पिताजी, हाँ बेटे। आपके आशीर्वाद से मुझे रास्ते में आने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं और ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही थी? सही चीज पूछा पिताजी। पढ़ाई का भी समाचार लगभग सब ठीक है। ठीक होना ही अच्छी तरह चाहिए, से पढ़ाई चल रही है। क्योंकि हर हफ्ते 10,000 रुपए भेजता हूँ। और का 10,000 रुपया हर हफ्ता लेता है। ये हमारे बच्चों बैंड बाल्टी टीना के पूर्वा की। पिताजी, बोलो बेटे। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आप बढ़ जाइए। मैं आने के बाद आज आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, पूछना। क्या कहा? तुम हमसे कुछ जानना चाहते हो? जी। अरे बेटे, तू तो मेरी इकलौती औलाद है। जो कुछ मेरा है सो तेरा है। शौक से कहो बेटे, तुम हमसे क्या कहना चाहते हो? बैठ जाइए। अरे अचानक अरे अचानक पिता फोन कर क्यों बुला?
पिताजी बता दीजिए मुझको और क्या रहा है, क्या रहा जो है अपने दिल में छुपाया। आखिर ऐसी कौन सी बात है पिताजी जो कि आपने मुझे शहर से अचानक फोन करके बुला लिया? बेटा विमल, हम तुमको फोन करके घर बुलवाया, तुम इसका कारण जानना चाहते हो? जी जी हाँ पिताजी। सुनो बेटे, बता रहा हूँ। नहीं कोई डरने की है बात बेटा, नहीं कोई डरने की है बात बेटा, नहीं कोई डरने की है बात बेटा, और सजानी मुझे तेरी तरफ बेटा। विमल, दुल्हन देखने कल हम दोनों चलेंगे तेरे लिए बेटे, दुल्हन देखने कल हम दोनों चलेंगे, और कुछ नहीं बस यही बात बेटा, और कोई बात नहीं, केवल इतनी बात है। विमल, हम तेरी शादी तय किया हूँ, कल तेरे लिए दुल्हन देखने चलूंगा, तुझको मेरे साथ चलना है, इसीलिए बेटे फोन करके तुमको घर बुलवाया हूँ। समझ गए? ओह शिव प्रसाद, मैं तो खामखा परेशान था यार कि पिताजी पता नहीं क्या बात है, नाराज होंगे। नाराज नहीं ना, तो हर बियाह करवैया है। लेकिन पिताजी को मैं ये बताना चाहता हूँ, ये शादी विवाह का मामला है, कोई एक दिन की बात तो है नहीं। हाँ, इसलिए जो भी बात हो, ये शादी विवाह का मामला खुल के करना चाहिए। विमल, पिताजी, क्या बातें हो रही है? पिताजी, हाँ अगर बात यहाँ तक पहुँचाई है, आप मेरी शादी करना चाहते हैं, हाँ बेटे, तो ये शादी विवाह का मामला है, कोई एक दिन की बात नहीं है, तो जीवन भर का संबंध होने जा रहा है। हाँ हाँ, इसलिए आप बैठ जाइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। शौक से कहो बेटे, आखिर ये तुम्हारे जीवन की बात है। हाँ जी पिताजी। बोलो, तुम हमसे क्या कहना चाहते हो? अरे शादी की फिक्र करिए, अरे पिताजी नहीं, शादी से इसे घड़ी साफ इनकार है, और एक लड़की मधु पढ़ती कॉलेज में, एक लड़की मधु, एक लड़की मधु पढ़ती कॉलेज में, हो गया सच में उससे तुझे प्यार है। पिताजी, और कोई बात नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है,
कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ अच्छा उसी कॉलेज में एक मधु नाम की लड़की है। अच्छा उस लड़की से मुझे प्यार हो गया है पिताजी। हमने साथ साथ जीने मरने की कसमें खाई हैं। इसलिए अगर मेरी आप शादी करना चाहते हैं तो शौक से करिए, लेकिन उस लड़की मधु से पिताजी। इतना बड़ा हो गया, चला है अंडा मुर्गी को समझाने। समझाने शेर जी देख लीजिए, तब है तो हम कहीं 10,000 कहाँ जाता है। वही तो मैं भी सोचूं, हर हफ्ता 10,000 लौंडा ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रहा है कि हर हफ्ते साला 10,000 रुपया होता है, और वहाँ पे हरामजादा यह पढ़ाता ये पढ़ाई कर रहा था। ए विमल, देख मेरी बात सुन बेटे, अक्सर जवानी में नौजवानों से छोटी मोटी गलतियां हो जाया करती है। बेटे, तुम धनराज चोपड़ा की इकलौती औलाद हो। जी पिताजी। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ बेटे, उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ, और जो तुम्हारा बाप कहता है उस पे ध्यान दो, क्योंकि जो कुछ मेरा है बेटे सो तेरा है। मेरे ना रहने के बाद ये सारी संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी किसकी होगी बेटे? तुम्हारी होगी। जी पिताजी। जो कुछ किया तेरे लिए किया, और जो कुछ करूंगा तेरे लिए करूंगा। क्यों नहीं बेटे, उस लड़की से पहले तुझ पर तेरे बाप का अधिकार है, इसलिए मेरी बात सुनो, बता रहा हूं। ये आ गए बचाऊ बैंड पार्टी कीना के पूर्वा की सरजमी से इस सीन और संगीत को देखते हुए 11 रुपया का पुरस्कार दिए हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है बाबूजी का। विमल, मेरी बात सुन, अधिकार तुझ पर हमारे, पहले अधिकार तुझ पर, तुझ पर हमारे, इसलिए जो कहूंगा करेगा वही। शादी जिस जगह पे है मैंने किया, दहेज में मिल रहा लाख रुपया। जहां तेरी शादी तय किया हूं वहां दहेज में मुझे 1 लाख रुपया मिलेगा। तुझे 4 चक्के की गाड़ी, सोने की चैन अंगूठी मिलेगी, नई नवेली दुल्हन मिलेगी, और हरामजादे तुझे क्या चाहिए? पिताजी, अब समझ में आया कि आप मेरी शादी करके लाख रुपए दहेज, 4 चक्के की गाड़ी, सोने की चैन और अंगूठी के चक्कर में पड़े हैं। लेकिन पिताजी, मुझे सोने की चैन, अंगूठी, 4 चक्के की गाड़ी नहीं चाहिए। क्यों? मुझे दौलत से प्यार नहीं है। मुझे तो एक सच्चा जीवन साथी चाहिए, जो कि वो मुझे मधु के रूप में मिल चुकी है। अगर शादी करूंगा तो सिर्फ मधु से करूंगा, वरना सारी जीवन हरामजादी, मैं तेरा बाप हूं और तेरी बकवास सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूं मैं। ये आ गए हमारे श्रीमान बचाऊ बैंड पार्टी कीना के पूर्वा की सरजमी से आए हैं। ये संगीत को देखते हुए पुनः 11 रुपया का पुरस्कार फिर दे रहे हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है बाबूजी का। विमलवा, देख, जो कुछ मैं तुझको समझा रहा हूं मेरी बात समझ ले, इसी में तेरी भलाई है। मेरी बात सुन विमलवा। कैसी बकवास तू कर रहा है विमल? तेरी बकवास सुनना नहीं है मुझे। मेरी मर्जी जहां होगी सुन ले विमल, बस वही शादी करनी पड़ेगी। हरामजादे, हम जो कुछ कह रहा हूं उस पे ध्यान दो, इसी में तेरी भलाई है। सोच।
निभाऊंगा मैं, शादी उससे रचा कर के प्यारे पिता, शादी उससे रचा कर के प्यारे पिता, एक दिन उसको दुल्हनिया बनाऊंगा मैं। पिताजी, आपको दौलत चाहिए, आपको दौलत से प्यार है, आपको सोना चांदी हीरे जवाहरात मोती से प्यार है, लेकिन मुझे अपने प्यार चाहिए, अपनी पसंद जो मेरी मधु है वो चाहिए। विमलवा, ये बता रहे आखिर वो भी एक लड़की है, और जिस लड़की से मैं तेरे रिश्ते की बात किया हूँ आखिर वो भी एक लड़की है, तो खामख्या क्यों जिद कर रहा है उसी लड़की? आप जानना चाहते हो पिताजी? हाँ। तो आप कान खोल के सुन लीजिए कि मैंने मधु के साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। अच्छा। अरे पिताजी, अगर प्यार प्यार रहा होता तो आपकी बातें मान लेता, मैं उस प्यार को भूल जाता। तो लेकिन मेरा प्यार प्यार नहीं रहा पिताजी, तो क्या हो गया रे? बल्कि उस बेचारी मधु के पेट में मेरा खून पल रहा है। अरे सेठ जी, अब तो बाबा बन गया। विमलवा, क्या कहा? उस लौंडिया के कोख में तेरा खून पड़ रहा है? जी पिताजी, इसीलिए कह रहा हूं कि मेरी बातों को मान लीजिए। अगर मैं शादी करूंगा तो मैं अपनी मधु से करूंगा, वरना सारा जीवन कुआरा रहूंगा। ऐसे परसदवा मामला गंभीर हो गया। सेठ जी दिमाग से काम लिया। कहा गया है हाँ, एक वंशनाश बहुवंशनाश। दोनों बात यह है। जिसका एक वंश है ओहो, उसका विशाल एक विनाश निश्चित है। हाँ बात सही है। लायक निकल गया ठीक है, नालायक निकल गया तो विनाश निश्चित है। जैसे तो हाल और लौटा जिसके निकल। बहुवंश यानी कई वंश हो गए, कई औलाद हो गए, तब वो उसका नाश विशाल है। एक सर्वनाश है। अगर इसकी बात नहीं मानता हूँ, तब मेरा इकलौता लड़का है, बात सही है। कहीं जवानी के जोश में आके हाँ, एक गलत कदम उठा लिया, और क्या? उसको किसे झेलना पड़ेगा? आपको। इसीलिए हाँ। यहाँ दिमाग से काम करना आप होगा। दिमाग से काम कर रहा। विमल, इधर आओ। तू चाहता है कि तेरी शादी उसी लड़की के साथ हो, हाँ? जी पिताजी। जिससे तू प्रेम करता है। जी तो बेटे देख, तेरी खुशी में मेरी खुशी है, हाँ? जी पिताजी। तो ये बता बेटे, उस लड़की का क्या नाम है, किस गांव की रहने वाली है, किस खानदान से उसके ताल्लुकात हैं? हम तेरी शादी तय करते हैं, मामला ही खत्म हो जाए। ये रही पते की बात। हाँ पिताजी, आप जानना चाहते हो कि वो लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है? हाँ 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 पिताजी, बोलो। वो लड़की कहीं बाहर की नहीं है, बाहर की नहीं है, बल्कि अपने इसी रियासत की। मेरे रियासत की? जी पिताजी, आप तो अपने रियासत में वो जो भोला किसान है, भोलवा किसान, उसी की बहन मधु, जिस तरीके से आप मुझे शहर में पढ़ाते हैं अच्छे कॉलेज में, उसी तरीके से भोला भी मेहनत मजदूरी करके अपनी बहन को उसी कॉलेज में पढ़ाता है। अरे तो बेटे, भोलवा पढ़ाता होगा तो उससे तुम्हारा क्या मैटर है? पिताजी, एक ही कॉलेज में पढ़ने के नाते धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार हो गया, और प्यार ना जाने कब रिश्ते में बदल गया। तेरे ये हम कहने भी का नहीं मतलब है कि तू भोलवा किसान की बहन मधुआ से प्यार करता है? तब का जी पिताजी। कि 10,000 रुपया कहाँ जाता है? बेटे, कोई बात नहीं, देखो तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। मैं चाहता हूँ तुम सफर करके आए हो, चलो हवेली में खाओ पियो मौज करो। हम और शिव प्रसाद तत्काल जा रहे हैं भोलवा के पास तेरी शादी की बात पक्की करने के लिए, हाँ? अच्छी बात है पिताजी। जाओ बेटे, तुम्हारे बाप को तुमसे वादा है बहुत जल्द ही
तुम्हारे विवाह की सहनाइयां इस हवेली में बजवाऊंगा। हाँ? अच्छी बात है। हाँ, जाओ। प्रणाम। सेठ जी मामला गंभीर हो गया। शिवप्रसाद, जी बाबू सेठ जी। ये हमारी मेरी नालायक औलाद मेरे अरमानों पे ये हरामजादा पानी फेर देना चाहता है। सही बात आप। मेरे पास आती हुई लक्ष्मी को ये मेरी नालायक औलाद दूर करना चाहता है। हाँ, दूर करना चाहता है। इसको पढ़ाया लिखाया, लाखों रुपया खर्च किया इसकी पढ़ाई पे। एक दिन इसका शादी विवाह करूंगा और लाखों रुपया दहेज मिलूंगा। और क्या? यही सोच के इसको शहर पढ़ने के लिए भेजा। सारा और जब वो समय करीब आ गया तो ये नालायक प्यार किया तो एक मामूली 2 कौड़ी के आदमी भुलवा किसान की बहन के साथ में। हरामजादा। अबे ऐसा ले। जी सेठ जी। लेकिन इसमें मेरे लौटे की कोई कमी नहीं है। नहीं इनके कोनो गलती नहीं है। मैं गरीबों की जात और औकात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। सारी कमी उस हरामजादे भुलवा की है। कैसे? वो साला अपनी बहन के जरिए मेरे लौंडे को प्रेम यानी प्यार में फंसवा दिया और उसके बाद अपनी बहन के जरिए मेरे लौंडे से पैसा खींच रहा है साला। खींच रहा है, सही कहा था। और उसी पैसे से वो साला अपना खर्चा बर्चा अपना निर्वाह कर रहा है। सही कहा। ऐसो आराम कर रहा है। हाँ। चोपड़ा के रुपए भी साला कोता। चोपड़ा ने कभी भी अपने दुश्मन को माफ नहीं किया है। ऐसे प्रसाद। जी सेठ जी। चलते हैं उस हरामजादे भलवा के पास। जमीन का मामूली कीड़ा आसमान छूने का ख्वाब देखता है, साला चोपड़ा का रिश्तेदार बनेगा। दोस्तों, मैं गरीबों और कुत्तों से 5 मीटर दूरी बना के रखता हूँ। भले करते। शिवप्रसाद, चलो चलते हैं फुलवा के पास। चलो। दोस्तों, आप लोग वक्त का इंतजार कीजिए, बाद में बहुत सारे बताऊंगा। अगला सीन इस ब्रेक के बाद। ये रहा चोपड़ा का ऐलान।